ग्रीन सिटी शहर के उत्तर में ग्रीन सिटी का मिलिट्री हेडक्वार्टर था। जैसे ही पूरे इलाके में एक अजीब सी गर्मी बढ़ी, हेडक्वार्टर में हायर अप्स ने तुरंत ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अथॉरिटीज तुरंत ही राउंड टेबल के चारों ओर जमा हो गए। एक विशाल सेना की टोपी वाला एक तंदुरुस्त आदमी बीच में खड़ा था। वो कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन को लिए हुए था जो उसने अभी प्राप्त की थी। मेरे आदमियों की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ बर्निंग वैली में अभी अभी एक बहुत बड़ी अग्नि आपदा आई है, जिससे घाटी में रहने वाले अनगिनत बीस्ट का सफाया हो गया है, उस कमांडर ने कहा। यह सुनते ही मीटिंग में मौजूद बाकी कमांडरों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रीन सिटी में इतना लंबा समय बिताने के बाद वे पॉसिबली नॉर्थ बर्निंग वैली के बारे में कैसे नहीं जान सकते थे। हालांकि ग्रीन सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा डीमंस टाइगर्स थे। यहाँ तक कि हंटर्स जो लंबे समय तक यहाँ तैनात नहीं थे, वे भी जानते थे कि सैंड रिवर द्वारा अलग की गई नॉर्थ बर्निंग वैली एक रहस्यमयी बंजर भूमि थी, जिसमें अनगिनत अकल्पनीय रिसोर्सेस और खजाना था। सैंड रिवर को पार करने की कठिनाई के कारण नॉर्थ बर्निंग वैली अनस्पॉइल्ड थी, जिसमें कई रिसोर्सेज ढूंढे जाने बाकी थे। इसके अलावा यह कहा गया था कि नॉर्थ बर्निंग वैली में अग्नि आपदा के बाद एक अनोखी घटना होती थी। अग्नि आपदा रिसोर्सेज की ग्रोथ को ट्रिगर कर देता था, जैसे बारिश के बाद पौधों के अंकुर अंकुरित होते थे। यह न केवल किसी भी मौजूदा रिसोर्सेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बल्कि ये नए वैल्यूएबल मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस करेगा। अग्नि आपदा डेथ का सिंबल थी, जिसे प्रकृति का सबसे भयानक प्रकोप माना जाता था। फिर भी जो लोग आपदा से बच गए थे, उनके लिए नॉर्थ बर्निंग वैली में जो इंतजार था, वो उनके लिए पूरी तरह से आनंद लेने के लिए एक भव्य दावत थी। हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तुरंत ही अपने आदमियों के साथ निकल जाता हूँ। एक अधीर कमांडर ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और अपने पैरों पर तुरंत ही खड़ा हो गया। नॉर्थ बर्निंग वैली कितनी लाभदायक थी, इसके बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। क्या आदमी है? शहर को डिफेंड कौन करेगा? मुझे जगह का पता लगाने की परमिशन दें। आखिरकार मैं आप बूढ़ों से ज्यादा इस जगह से परिचित हूँ, जो बहुत लंबे समय तक अपने घर के अंदर रहे हैं, एक 30वें दशक के पुरुष कमांडर ने कहा, जो एक जंगली स्वभाव का लग रहा था। बस मैं तय करूंगा कि हम किसे भेज रहे हैं। इस पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा यह साफ है कि मैजिक एसोसिएशन भी किसी को भेज रहा होगा। हंटर यूनियन की तो बात ही मत करो। शायद उन्होंने पहले ही अपने बैग पैक कर लिए हैं और अब ये पता लगा रहे हैं कि वे सेंट रिवर को कैसे पार कर सकते हैं, जबकि हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि किसे भेजना है, मैन कमांडर ने कहा। सेंट रिवर का जिक्र आते ही सब शांत हो गए। सेंट रिवर एक अजीब जगह थी। जब घुसपैठियों की प्रेजेंस ज़्यादा होती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेतीले दानवों का जागना आसान था, और ज़्यादा लोगों के होने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता था। पूरे हिस्ट्री में किसी ने भी इस नंबर्स के साथ सेंट रिवर से लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए जिन्हें नॉर्थ बर्निंग वैली में भेजा गया था, उन्हें काफ़ी आउटस्टैंडिंग होना था। उनकी ताकत केवल सेकेंडरी फैक्टर थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें नॉर्थ बर्निंग वैली में खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए था। जो लोग पहले नॉर्थ बर्निंग वैली में पहुंचे थे, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। समय सोने के बराबर था। ग्रीन सिटी का हेडक्वार्टर बाकी हेडक्वार्टर से अलग था। उनके पास कोई गरुड़ पक्षी सेना नहीं थी, क्योंकि गरुड़ पक्षी इस माहौल में जिंदा नहीं रह सकते थे। उन्हें अपने सारे पंख गर्मी में गंवाने पड़ जाते थे। गरुड़ पक्षी की अनुपस्थिति का मतलब यह भी था कि वहाँ कोई बीस्ट मास्टर नहीं था, जिसका आगे मतलब था कि साइकिक एलिमेंट के साथ कोई मैजिशियन नहीं थे। उन्हें अब एक साइकिक मैजिशियन को काम पर रखने के लिए अपनी किस्मत लगानी होगी। हंटर यूनियन में एक्सपीरियंस्ड हंटर से फ्रेश इन्फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी प्राप्त कर सकते थे। पूरे ग्रीन सिटी में हर साइकिक मैजिशियन के अब तक रिजर्व्ड होने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी थी। आर्मी अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वे केवल ब्रूट फोर्स के साथ सेंड रिवर को पार कर अपना रास्ता बना सकते थे। किसी भी तरह से वे बाकी फैक्शंस को आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे, वरना सभी अच्छी चीज़ें छीन ली जाएंगी। मैंने सुना है कि यह अग्नि आपदा नॉर्थ बर्निंग वैली में कुछ ही सालों में केवल एक ही बार आती है, और पहले इसका पैमाना इतना बड़ा नहीं था। अब जब हम अग्नि आपदा से बचने में कामयाब हो गए हैं, तो हमारे लिए नॉर्थ बर्निंग वैली में जाना बहुत ही सेफ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि अग्नि आपदा नॉर्थ बर्निंग वैली के लिए एक बपतिस्मा की तरह है, जो शुद्ध अग्निवंश के बिना बीस्ट को मार देती है या दूर भगा देती है। परिणाम स्वरूप बपतिस्मा के बाद नॉर्थ बर्निंग वैली बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भर जाएगी, साधिका ने सभी को समझाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि साधिका उम्मीद कर रही थी कि पार्टी यहीं पर हार नहीं मानेगी। आदर्श और छुटकी ने शक भरी नजरों से साधिका को देखा। आदर्श ने केवल सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल से नॉर्थ बर्निंग वैली के बारे में सीखा था। बहुत से लोगों को इस जगह की डिटेल्स के बारे में पता नहीं था। इस बीच छुटकी खुद एक लाइब्रेरी की तरह थी। वो अपने लैपटॉप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकती थी।
छुटकी की महत्वाकांक्षा राक्षसों और फोरबिडन लैंड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की थी, इसलिए वो हमेशा अपने नए निष्कर्षों को अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करती थी। यहाँ तक कि छुटकी ने भी नॉर्थ बर्निंग वैली की अग्नि आपदा के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे इसके बारे में कैसे पता था? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैंने यहाँ आने से पहले कुछ तैयारी की थी। सादिका ने जब महसूस किया कि वे उसे कैसे देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ नरम हो गई। मेरी फैमिली से शायद कोई इस जगह पर आया होगा। आहान ने अपनी चचेरी बहन के स्पष्टीकरण को सही ठहराया। आपने कहा था कि अग्नि आपदा का बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद और ज्यादा खजानों को प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या वो बात सच है? छुटकी ने सख्ती से पूछा। सादिका ने एक पल की झिझक के बाद सिर हिलाया। अग्नि आपदा नॉर्थ बर्निंग वैली को उपजाऊ भूमि में बदल देती है और ये बिना कहे पता चल जाता है कि एक बार जब बाहरी दुनिया को पता चल जाता है कि नॉर्थ बर्निंग वैली अभी एक बड़ी अग्नि आपदा से गुजरी है तो रहस्य जानने वाले लोग यहाँ खजाना ढूंढने आएंगे। इसलिए ज्यादातर लोग अग्नि आपदा के सीक्रेट को शेयर करने को तैयार नहीं होते हैं। सादिका ने सभी से कहा। अग्नि आपदा वास्तव में मानव जाति के प्रति भगवान के क्रोध की तरह थी। प्रकृति द्वारा उत्पन्न शानदार आग में न केवल मौत की तेज गंध थी बल्कि इसकी जबरदस्त एनर्जी भी इस ब्रेजियर के आकार की भूमि में बह रही थी। प्रकृति द्वारा ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद कई अनोखे पौधे, मैजिक और एक सोल सीड्स आदि को प्रोड्यूस्ड किया जाता था। शायद अग्नि आपदा को उन बीस्ट के लिए एक भयानक आपदा के रूप में देखा गया था जो विशुद्ध रूप से फायर एलिमेंट के नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ यूनिक एग्जिस्टेंसेस के लिए सिंचाई की तरह थे। मैजिक रिसोर्सेज बेहद ही मूल्यवान थे, इसलिए अग्नि आपदा से गुजरने के बाद नॉर्थ बर्निंग वैली को सोने से भरी भूमि के रूप में डिस्क्राइब करना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। अग्नि आपदा होने पर वेरियस फैक्शंस ने भी कार्रवाई की। आदर्श की पार्टी, जो अभी भी सैंड रिवर में थी, पूरी तरह से अनजान थी कि लोगों का एक बड़ा झुंड नॉर्थ बर्निंग वैली में अपना रास्ता बना रहा था। कुछ समय के लिए ये पार्टी की चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि सैंड रिवर में डीमन बीस्ट अचानक ही उत्तेजित हो गए थे। अगर वे सैंड रिवर में ज्यादा समय तक रहे तो रेतीले दानवों के खिलाफ राधा का साइकिक स्पेल भी बेकार हो जाएगा। डैम इट, यहाँ क्या हो रहा है? आहान ने नाखुशी से कोसते हुए कहा। सबसे पहले वे नॉर्थ बर्निंग वैली में अग्नि आपदा से लगभग भस्म हो गए थे और जब वे फाइनली सैंड रिवर में वापस आ गए तो यहाँ के डीमन बीस्ट कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। क्या हम वापस जा रहे हैं या नॉर्थ बर्निंग वैली में जा रहे हैं? हमें अभी डिसीजन लेना होगा, समीर ने जल्दी से कहा। अब वापस मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द बर्निंग वैली में जाना होगा, राधा ने बीच में ही कहा। राधा की बातें सुनकर भीड़ ने महसूस किया कि उनका दिल ठंडा हो गया है। अग्नि आपदा ने उनकी इनिशियल प्लानिंग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। ये जगह उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। आदर्श की राय में हर किसी की जिंदगी को खतरे में डालना इसके लायक नहीं था जब फ्लेम बेले की एग्जिस्टेंस का अभी भी पता नहीं था। इस तरह भले ही सादिका एडवेंचर जारी रखने पर जोर दे, लेकिन बाकी सभी ने फ्लेम बेले की खोज में इंटरेस्ट खो दिया था। उनके सरप्राइज के लिए यहाँ तक कि सेंट रिवर भी विद्रोह कर रही थी जब राधा का साइकिक एलिमेंट अपना इफेक्ट खो रहा था। उनके करंट लोकेशन से ग्रीन सिटी की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर थी। बचा हुआ समय उनके लिए सेफ जोन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था और वे शायद सेंट रिवर के बीच में ही फंस जाएंगे। वे एक छोटे से एरिया में रेतीले दानवों से निपट सकते थे, लेकिन भगवान ही जानता था कि सेंट रिवर के सेंटर में कितने रेतीले दानव होंगे। एक बार जब साइकिक एलिमेंट ने अपना इफेक्ट खो दिया तो रेतीले दानव आसानी से पार्टी को अपने सेबर्स के साथ मार सकते थे। अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है, हमारा एकमात्र ऑप्शन नॉर्थ बर्निंग वैली है। चलो आशा करते हैं कि अग्नि आपदा फिर से नहीं आएगी, आदर्श ने डिसीजन लेते हुए कहा। चिंता मत करो, अग्नि आपदा साल में 2 बार कभी नहीं आई है और मुझे लगता है कि ये इस बार और भी लंबी होने वाली है, सादिका ने कॉन्फिडेंस से कहा। हम बाद में बात करेंगे, चलो अभी के लिए इस भयानक सेंट रिवर को छोड़ देते हैं, छुटकी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। पार्टी तेजी से आगे बढ़ी। राधा करेंटली अपनी आंखें बंद करके स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर बैठी थी और पूरी तरह से पार्टी के लिए रास्ता साफ करने पर फोकस कर रही थी। उसके चेहरे पर भ्रूभंग से पता चल रहा था कि वो बेचैन रेतीले दानवों को पेसिफाई करने में रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही थी। लकीली ग्रुप सेंट रिवर में बहुत गहराई तक नहीं गया था। नॉर्थ बर्निंग वैली की बंजर जमीन जल्द ही उनके सामने आ गई। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उन्हें लाशों के ढेर दिखाई दिए। आदर्श क्लियरली याद कर सकता था कि उनके सेंट रिवर में भागने से पहले वॉरियर लेवल किलिंग आर्मर बीस्ट इस एरिया के आसपास घूम रहे थे। ये साफ था कि बीस्ट झिझकते हुए आग में भस्म हो गए थे। सेंट रिवर में कूदने से पहले उन्हें स्ट्रगल के किसी भी संकेत के बिना कंकाल में बदल दिया गया था। मुझे कहना होगा कि मैं सचमुच बेवकूफ़ हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये इतना डरावना है तो मुझे पीट पीट कर मार डालने पर भी मैं आने के लिए कभी तैयार नहीं होता, आहान ने कहा। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
किलिंग आर्मर बीस्ट एक सेना की टुकड़ी की तरह मजबूत थे, फिर भी उन्हें तुरंत ही हड्डियों के ढेर में बदल दिया गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अग्नि आपदा कितनी डरावनी थी। बच्चों की तरह डरपोक बनना बंद करो आहान, हम पहले से ही यहाँ हैं। सादिका की बात मानकर हम अच्छी चीजें भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, वरना हम यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जोखिम उठा चुके हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। आदर्श ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। चलो आसपास के फायर एलिमेंट सोल सीड्स को ढूंढकर इनिशियल प्लान को फॉलो करते हैं। हालांकि अगर सादिका ने जो कहा वो सच है तो अग्नि आपदा के बाद कई नए रिसोर्सेज होंगे, इसलिए सोल सीड्स की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे फ्लेम विले का पता लगाना कठिन हो जाएगा। छुटकी ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए बुरी खबर है। राधा ने कहा। वो इस बात से वाकिफ थी कि हर कोई कितना घबराया हुआ था। शब्दों ने सभी के लिए एक रिमाइंडर की तरह काम किया। अगर वे कुछ सोल सीड्स या कुछ फायर एलिमेंट रिसोर्सेज ढूंढने में कामयाब रहे जो और भी रेयर थे, तो भी ये उनके लिए एक जीत होगी, भले ही उन्हें फ्लेम विले ना मिले। ऐसा अच्छा मौका मिलना रेयर था। नॉर्थ बर्निंग वैली में अभी अभी अग्नि आपदा आई थी। इसका मतलब यह था कि वे ही यहाँ सबसे पहले आए थे। जैसे ही उन्होंने सोने से भरी जगह को इमेजिन किया, अग्नि आपदा के प्रति उनका भय तुरंत ही आधा हो गया। प्लान के बारे में भूल जाओ, चलो चलें। आहान भले ही मौत से डरता हो, लेकिन वो पैसों से उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी जिंदगी से प्यार करता था। ये शायद रायज़ादा फैमिली में सभी के लिए एक ट्रेट था, और यही कारण था कि फैमिली बेहद ही अमीर थी। जैसे ही उन्होंने कुछ एंटिसिपेशन के साथ नॉर्थ बर्निंग वैली में गहराई से प्रवेश किया, वे महसूस कर सकते थे कि वो जगह इनक्रेडिबली स्टील थी, क्योंकि वे किसी भी डीमन बीस्ट को अपनी विजन की रेंज के भीतर घूमते हुए नहीं देख पा रहे थे। 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आदर्श ने पहले से ही जमीन की सतह पर लगभग एक्सपोज्ड कुछ सोल सीड्स पीसेस पा लिए थे। सोल सीड के 3 पीसेस थे। आदर्श को साफ साफ याद था कि ऐसे हर पीस की बाजार में कीमत 3 से 8 लाख रुपए थी। उसे जो सोल सीड पीस मिले थे वे काफ़ी हाई क्वालिटी वाले थे। वो उन्हें आसानी से 5 लाख में बेच सकता था। वो जगह सचमुच सोने से भरी थी। वे यहाँ ज़मीन पर से सोल सीड के पीसेस उठा सकते थे। अब उन्हें ये जगह सोने से नहीं बल्कि हीरे से भरी हुई लग रही थी। चलो जितना हो सके उतने रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, हम बाद में प्रॉफिट बराबर हमारे बीच बांट लेंगे। आदर्श ने सभी से कहा। सोल सीड पीस खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ और भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं। चलो इस फैक्ट का यूज़ करें कि हम सभी वैल्यूएबल रिसोर्सेज को ढूंढने वाले पहले ग्रुप हैं। हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, छुटकी ने कहा। आहन चौंक गया। उन्होंने कुछ सोल सीड पीस के लिए रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए स्कूल में एक दूसरे से लड़ाई लड़ी और चैलेंज दिए थे, फिर भी वही सोल सीड पीस इस जगह पर सबसे कम वैल्यूएबल थे। जैसे ही कई सोल सीड पीस या सोल सीड्स से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों को ढूंढने का आइडिया आहन के दिमाग में आया, वो तुरंत ही एनर्जेटिक हो गया। उस आदमी से बिल्कुल अलग व्यक्ति जिसने अग्नि आपदा को देखने के बाद वापस जाने पर जोर दिया था, वो अब चमकती आंखों से ग्रुप के सामने चल रहा था। छुटकी ने कहा, यहाँ एलिमेंट सेंसर लगाओ, आसपास कोई डीमन बीस्ट नहीं होना चाहिए। हम उन्हें यहाँ काफ़ी दूर तक एनालाइज करने के लिए सेफली यूज़ कर सकते हैं। दूसरों को पता था कि यह केवल कुछ ही समय की बात थी जब तक कि उन्हें कुछ सोल सीड पीस नहीं मिल जाते। उन्होंने एलिमेंट सेंसर को सबसे एफिशिएंट तरीके से ज़मीन में जल्दी से गाड़ दिया। एक सोल सीड की कीमत 15 से 30 लाख के आसपास थी। फायर एलिमेंट वालों की कीमत औसतन 20 लाख से ज़्यादा थी। अगर वे उनमें से कुछ को पा लेते तो हर कोई अमीर हो जाता। अग्नि आपदा के कारण नॉर्थ बर्निंग वैली में डीमन बीस्ट की संख्या में काफ़ी कमी आई थी। एलिमेंट सेंसर्स के 2 घंटे तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी डीमन बीस्ट के उनकी ओर अट्रैक्ट होने का कोई संकेत नहीं थे। यह सबसे अधिक संभावना थी कि डीमन बीस्ट अभी तक अग्नि आपदा के डर से उबर नहीं पाए थे। डीमन बीस्ट सभी अपनी खो में छिपे हुए थे और सेफ्टी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जितने ज़्यादा समय तक डिवाइसेस को ज़मीन में रखा जाता था, उतना ही दूर वे स्कैन कर सकते थे, और जिससे सोल सीड्स की खोज करने के लिए ज़रूरी समय बहुत ही कम हो जाता था। 4 एलिमेंट सेंसर 4 अलग अलग दिशाओं में लगे हुए थे। ग्रुप ने आसानी से सही डायरेक्शन डिसाइड कर ली, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे महसूस कर सकते थे कि ज़मीन गर्म हो रही है। यह एक साइन था कि वे एक सोल सीड के पास आ रहे थे। यहाँ पर समीर, सादिका, जल्दी से यहाँ के आसपास सोल सीड का पता लगाने के लिए अपने अर्थ एलिमेंट का यूज़ करो, आदर्श ने एक्साइटेडली कहा। समीर काफ़ी भोला था, वो कुछ भी कर सकता था जो आदर्श ने उसे बताया था। अगर उसके पास कुदाल होती तो वो तुरंत ही खुदाई शुरू कर देता। सादिका काफ़ी शांत थी। शायद वो जानती थी कि अग्नि आपदा के बाद बर्निंग वैली में प्रोड्यूस्ड बाकी चीज़ों की तुलना में सोल सीड्स ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे। समीर पूरी तरह से तैयार था। जब वे जगह पर पहुंचे तो वो ज़मीन में खुदाई करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सका।
हालांकि सादिका ने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। एक पल पहले आगे की जगह रेत के बादलों से घिरी हुई थी, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। जैसे ही रेत का बादल धीरे धीरे साफ हुआ, वहां एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जैसे कि सामने एक उल्कापिंड के गिरने से बना हो। गड्ढे का डायमीटर करीब 1 किलोमीटर था। यह एक छोटे बेसिन के आकार का था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। उसका भीतरी भाग एक्सट्रीमली ड्राई था और उसकी सतह खुली दरारों से फट रही थी और छोटी छोटी जगहों से आग की लपटें निकल रही थी। फ्लेम्स का भीतरी भाग पीले रंग का था और हवा में लहराते गेहूं के डंठल जैसी लग रही थी। शायद पास में एक सोल सीड था, क्योंकि केवल एक सोल सीड ही फ्लेम्स का रंग बदल सकता था। समीर ने डिसबिलीफ से अपनी आंखें मलते हुए आगे की ओर देखा। उसने जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर गड्ढे के सेंटर में तैरते हुए एक पीले फायर एलिमेंट सोल सीड को देखा। हालांकि समीर को पहले कई सोल सीड्स नहीं मिले थे। आर्मी में बाकी लोगों ने हमेशा उल्लेख किया था कि सोल सीड का पता लगाना कितना मुश्किल था। उसने कभी किसी ऐसे सोल सीड के बारे में नहीं सुना था जो किसी की आंखों के ठीक सामने हो। क्या क्या ये बहुत आसान नहीं था? समीर को इस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। आदर्श 1 किलोमीटर चौड़े गड्ढे के किनारे पर खड़ा हो गया। ये साफ था कि फायर एलिमेंट सोल सीड फ्रेशली प्रोड्यूस्ड हुआ था। सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में भारी मात्रा में अग्नि आपदा का फोर्स जमा हो गया था। जमीन फोर्स का सामना करने में असमर्थ थी, इसलिए उसके चारों ओर की जमीन ढहने लगी और डूबने लगी। इसके अलावा इसने जगह को फायर एसेंस से भर दिया होगा। आदर्श पहली बार एक येलो फ्लेम्स देख रहा था। वो नहीं बता सकता था कि इसका किस तरह का स्पेशल इफेक्ट था। नॉर्मली हर सोल सीड का कोई ना कोई स्पेशल इफेक्ट होता था। आदर्श की रोज फ्लेम्स डैमेज को 2.5 गुना तक बढ़ा देती थी। अलग अलग सोल सीड्स के अलग अलग इफेक्ट होते थे। कुछ आउटस्टैंडिंग इफेक्ट वाले ज्यादा कीमत पर बेचे जा सकते थे। एग्जाम्पल के लिए फ्लोइंग मड जिसे समीर ने हासिल किया था, वो अर्थ एलिमेंट सोल सीड्स में बहुत ही हाई क्वालिटी वाला था। इसे लगभग 30 लाख की कीमत पर बेचा जा सकता था। हर एक सोल सीड में एक सर्टेन लेवल की इंटेलिजेंसी थी। येलो सोल सीड काफी मैजिकल लग रहा था, इसलिए वे इसे काफी ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे। पूरी जगह उन्हें अंडरग्राउंड फ्लेम्स में घिरी हुई है, जो आसानी से एक इंसान को जलाकर राख कर सकती है। वो किसी को भी जला देगी जो इसके सेंटर में जाने की कोशिश करेगा, राधा ने सभी को बताते हुए कहा। आहन और समीर एक साथ बेचैन होकर आदर्श की ओर मुड़ गए। वो यहाँ एकमात्र फायर मैजिशियन था, जिसका मतलब था कि उसके पास एक सर्टेन डिग्री का फायर रेजिस्टेंस होगा। आदर्श ने दूसरों के साथ डिस्कस करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वो येलो फ्लेम्स से भरे गड्ढे में कूद गया। एक सोल सीड को हवा में खुला देखना अनबिलीवेबल था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि पास में सोल सीड की रखवाली करने वाला कोई बीस्ट नहीं था। आदर्श से छोटे बेसिन में गहराई तक चला गया और जल्दी से सेंटर में आ गया। येलो सोल सीड से कुछ दर्जन मीटर से भी कम की दूरी पर वो एक पड़ाव पर आया और सावधानी से अपने आसपास की जांच की। जब प्रकृति ने आदर्श के सामने इतनी अनमोल सोल सीड डालने की कृपा की, तो उसे लगा कि वो एक सपना देख रहा है। इसलिए जब वो भूखे भेड़िए की तरह सोल सीड पर झपटने वाला था, तब भी वो लास्ट सेकंड में सबकॉन्शियसली झिझक रहा था। उसे तेज फ्लेम्स के अलावा आसपास कुछ भी नहीं मिला। उसकी रोज फ्लेम्स से फायर रेजिस्टेंस उसे फायर फ्लेम्स से इम्यून करने के लिए काफ़ी थी। अंत में उसने आगे बढ़ना जारी रखा और तुरंत ही उसके चेहरे पर तेज गर्मी महसूस हुई। आदर्श ने तुरंत ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसके स्ट्रगल को महसूस किया। आदर्श ने ध्यान से सोल सीड को कंटेनर में रखा। आसपास की येलो फ्लेम्स से निकलने वाली गर्मी के कारण कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करने के अलावा ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रही। वो अभी भी इमेजिन कर रहा था कि एक बार जब उसने सोल सीड को रिट्रीव करने का ट्राई करेगा, तो 3 सिर और 6 हाथों वाला एक डीमन जमीन से बाहर निकलेगा और लगातार उसका पीछा करेगा। सच तो यह था कि कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि उसके चारों ओर येलो फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ गई थी जब ये सोल सीड कंटेनर के अंदर रखा गया था। अब मुझे विश्वास है कि अग्नि आपदा वास्तव में इसे बर्निंग वैली में एक भव्य दावत आयोजित करने जैसा है। आहा ने जब आदर्श को इतनी आसानी से सोल सीड प्राप्त करते देखा, तो उसने एक्साइटेडली कहा, अगर इतना आउटस्टैंडिंग सोल सीड इतनी आसानी से मिल सकता है, तो यह साफ था कि इस दावत में एक सोल सीड केवल एक छोटी सी डिश थी। भगवान जानता था कि जब वे इस जगह की गहराई में उतरेंगे तो उन्हें किस तरह का खजाना मिलेगा।